हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम आपके लिए चैप्टर लाए हैं लिविंग वर्ल्ड और इस चैप्टर से मिनिमम हमारे पास एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं नीट में। आइए जानते हैं लिविंग वर्ल्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि लिविंग क्या है, कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम कहेंगे कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉट। बचपन से हम पढ़ते आए हैं डिफरेंस बिटवीन कि लिविंग चीजें क्या होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम उनको कह सकें कि वो लिविंग है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कहेंगे कि कौन से उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और कौन से जो हैं उसके पास डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है। चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, दैट मीन्स हमारे पास जितना भी हमारे वर्ल्ड में डाइवर्सिटीज हैं, वेराइटीज हैं, तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं हमारे पास जिनके बारे में हम सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिविंग क्या है। तो हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? लाइफ इज अ कैरेक्टरिस्टिक that distinguishes objects that have signaling and self-sustaining process from those that do not, either because such functions have ceased or because they lack such functions and are classified as inanimate. That means non-living. तो हमने बोला कि लिविंग की डेफिनेशन के हिसाब से हम ये समझते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिफाइन कर रही हैं कि वेदर वो प्रोसेसेस जो है एक ऑर्गेनिज्म के लिए होने जरूरी है, जहां पर हम बोलें कि कोई भी एक्सेप्शन, कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं आ रहा है, तब जाकर हम बोलेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है, हम इस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम बोलेंगे कि ये उसकी क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। बाकी जो है कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ उसको कैरेक्टराइज करती हैं कि ये लिविंग चीजें हैं और ये चीजें जो है वो नॉन लिविंग हैं। अगर हम बात करें यहां पर, हमने बोला कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बारे में, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस दैट इट इज अ प्रॉपर्टी प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब ऐसी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो सिर्फ लिविंग की हो, नॉन लिविंग थिंग्स की ना हो। तो हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे डिस्कशन हमने करनी है कि वेदर इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। तो उसके लिए हम एक निमोनिक याद कर लेते हैं, दैट इज गरम कॉफी। तो हमें याद क्या करना है? द क्वांटिटी इज GRMCC। दैट मीन्स हम यहां पे बात कर रहे हैं ग्रोथ की, बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, मेटाबॉलिज्म की। तो 5 ऐसी प्रॉपर्टीज जो है एनसीईआरटी में मेंशन है जिनके बेसिस पे हमको डिस्कस करना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या फिर एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम इनको कह सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है कॉन्शियसनेस और लास्ट वन आ जाती है हमारे पास, दैट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जिनके बेसिस पर हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास, हम उसको लिविंग बोलेंगे या नहीं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, दैट इज ग्रोथ। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब क्या है? दैट इज इंक्रीज इन नंबर एंड सेल साइज। ग्रोथ हमें कैसे पता चलती है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड कर रहा है तो उसका नंबर इंक्रीज हो रहा है और साथ ही साथ उसका अगर साइज इंक्रीज हो रहा है, तब हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ शो कर रहा है। तो हमारे पास ग्रोथ में फर्दर जो है हमारे पास 2 टाइप्स की ग्रोथ हो सकती हैं। इट मे बी इंट्रिंसिक, इट मे बी एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक से मतलब है हमारा वो ग्रोथ जो अंदर से है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है दैट इज द एक्यूमुलेशन, जो बाहर से चीजें क्या हो रही हैं, डिपॉजिट होती जा रही हैं, एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। तो मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात अगर हम करें तो वो हमें शो करते हैं कौन सी? इंट्रिंसिक ग्रोथ। दैट मीन्स जो भी चीजें जो है, एक सेल वॉल है, ठीक है, वो डेवलप्ड हो रही है तो वो अंदर से डेवलप्ड हो रही है।
कोई ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो इंटरनल ऑर्गन से जो है डेवलप्ड हो रही है। जैसे एक सेल है, सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, एंड देन इट विल फॉर्म्स अ कंप्लीट इंडिविजुअल। तो हमारे पास जो ग्रोथ है वो कैसी रहती है, हमारे पास इंट्रिंसिक, दैट इज द लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक है, जहां पर हमारे पास प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है ग्रोथ तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन हमें ये स्पेसिफाइड करना है कि ग्रोथ जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। अब एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की अगर हम बात करें, हमने ग्रोथ के लिए पहले ही बोला कि सेल का नंबर इंक्रीज होना और सेल का साइज इंक्रीज होना। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं सैंड, और राजस्थान में अगर जैसे बात करो तो सैंड ड्यून्स बनते हैं, तो इसका मतलब उसमें साइज जो है माउंटेन्स और उनको अगर देखोगे तो उसमें सेल डिपॉजिट हो रहे हैं और उनका साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अगर हम बात करें यहाँ पे माउंटेन्स, रॉक्स एंड सैंड ड्यून्स, तो सब में जो है हमारे पास जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीजमेंट तो दिख रही है। अब कंफ्यूजन क्या आ गई यहाँ पर, अब हम ग्रोथ को क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोले, क्योंकि हमारे पास ये नॉन लिविंग थिंग में भी दिख रही है और साथ ही साथ लिविंग थिंग्स में भी दिख रही है। तो यहां पर हमारे पास बताई जा रही है बात कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते ग्रोथ को, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखा रहे हैं और लिविंग थिंग्स भी दिखा रहे हैं। तो हमने पहले ही अपनी डेफिनेशन में ये चीज क्लियर की कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होती है जो सिर्फ लिविंग थिंग्स दिखाएं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो शो ना करे। तो यहां से हमें क्लियरली कट पता चल रहा है कि ग्रोथ जो है हमारे पास वो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर क्वेश्चन आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ के ऊपर कि इंट्रिंसिक ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो, देन द आंसर इज यस। हम इंट्रिंसिक ग्रोथ को जो है उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो है क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ किस में हो रही है, लिविंग थिंग्स में हो रही है। तो ऑप्शन में अगर ग्रोथ में इंट्रिंसिक ग्रोथ दिया होगा तो आंसर इज यस। अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात की होगी तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नो। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया अबाउट द ग्रोथ। जैसे अभी हमने यहाँ पे बात की ग्रोथ की, तो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो डिफरेंटली दिखती है। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स में हमारे पास ग्रोथ किस तरीके से दिखती है, प्लांट्स में हमारे पास ग्रोथ दिखती है अनलिमिटेड। दैट मीन्स अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हमें एक डेफिनेटिव ग्रोथ दिखती है, एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ दिखती है, एक फिक्स ग्रोथ दिखती है। ठीक है, एनिमल्स में ग्रोथ जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड ग्रोथ है, हमें फिक्स दिखेगी कि बच्चा इतना सा इतना बढ़ रहा है और यहां तक पहुंचेगा। प्लांट्स की ग्रोथ लाइफ स्पैन अगर देखोगे तो वो एज कंपैरेटिवली एनिमल से हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा। तो इसलिए हमने बोला प्लांट्स में ग्रोथ जो है वो कैसी है, अनलिमिटेड है, इनडिटर्मिनाइट है, और इनडेफिनेट बोल सकते हो, जहां पर हम बोलेंगे कि उसका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत ज्यादा है, एक एनिमल की डेथ हो जाएगी तब तक, लेकिन प्लांट जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो करता ही रह रहा है। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स में हमारे पास एपिकल रीजन में देखोगे या हम रूट्स की टिप में देखें, वहां पर ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, और बाकी कंपैरेटिवली पार्ट्स में देखोगे तो ग्रोथ रेट क्या होता है, कम। इसका मतलब कुछ पार्ट जो है हमारे पास प्लांट्स में वो लोकलाइज्ड ग्रोथ दिखाते हैं, कुछ डेफिनेट ग्रोथ दिखाते हैं। ऑन द अदर हैंड प्लांट हमें एक अनडेफिनेट ग्रोथ दिखाता है। जैसे अगर मैं फ्रूट की बात करूं तो वो एक प्रॉपर साइज का ही बनेगा, ऐसा नहीं है कि वो जितनी देर वहां पर है तो वो साइज उसका बिग होता जाएगा, तो वहां पर वो लोकलाइज्ड है और डेफिनेट है। ऑन द अदर हैंड अगर उसकी हाइट की बात करोगे, ब्रांचेस की बात करोगे, तो वो रीग्रो करती ही रहेंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ग्रोथ को मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोला, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ को मैंने एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोला। सेकेंड टर्म हम यहाँ पर बात करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सबसे पहली चीज जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है, बट फॉर द कॉन्टिन्यूटिंग ऑफ अ रेस, एक रेस की कॉन्टिन्यूटी के लिए जो है इट इज नेसेसरी। और हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूटी होगी रेस की, तभी जाकर जो है चांसेस रहेंगे एवोल्यूशन के, वेरिएशन के।
तो हमारे पास रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो फॉर्म करता है ताकि उसकी रेस जो है, उसकी स्पीशीज जो है वो रन कर सके। तो एक जनरेशन टू जनरेशन जो है वो इंफॉर्मेशन जो है आगे हेरिड होती रहती है, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, नेसेसरी। ऑन द अदर हैंड हमें ये भी पता है रिप्रोडक्शन की मेनली दो टाइप्स होती हैं, एक होगी हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी आ गई हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या डिफरेंस है दोनों में? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें और सेक्सुअल की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली अगर हम बात करते हैं, इट इज क्या हो जाएगी हमारे पास, यूनिपेरेंटल। दैट मीन्स सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। ऑन द अदर हैंड इट इज बाय पेरेंटल, दो पेरेंट्स होंगे, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, ये आ गई एक चीज। दूसरी चीज, इसमें हमारे पास जो है मियोसिस होगी एज वेल एज माइटोसिस होगी, लेकिन इन ऑर्गेनिज्म में जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां पर मियोसिस नहीं होती। एमाइटोसिस में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वहां पर नहीं बनते हैं, डायरेक्टली सेल जो है वो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस शो करते हैं। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन पॉइंट, इट फॉर्म्स द क्लोन्स एंड दैट इज morphological as well as genetically similar। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्लोन्स जो है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली सेम ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनते हैं। हमारे पास जो क्लोन्स बनेंगे दे आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली दे आर सिमिलर। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहां पे बात करेंगे तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी तो वेरिएशन आने के चांसेस ज्यादा, वेरिएशन आएगी तो यहां पर हमारे पास जो है वो एवोल्यूशन भी होगा। इसका मतलब यहां पर अगर बात करोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिमिलर कैरेक्टर्स बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं तो यहां पर हमारे पास जो एवोल्यूशन जो है वो नहीं होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी एडवांटेज जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर क्या है इस चीज से ज्यादा, बिकॉज इट हेल्प्स इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड यहां पर जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी होगा और यहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। तो ये आगे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली जो है एसेक्सुअल मोड्स हो सकते हैं, बाइनरी फिजन्स हो सकती हैं, जो कुछ गैमेट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होगी और डायरेक्टली दे विल जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट और द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोले या ना बोले। तो अब हम लोगों के पास अकॉर्डिंगली अभी जो हमने यहाँ डिस्कस किया उसके हिसाब से तो हमें लगता है कि रिप्रोडक्शन जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। एक चेयर जो है वो एक चेयर नहीं बना सकती है, लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक प्लांट से एक प्लांट बन सकता है, एक एनिमल से जो है एक एनिमल बन सकता है। तो यहां से तो हमें ये चीज समझ आ रही है कि हम लिविंग को जो है बोल देंगे रिप्रोडक्शन जो है उनका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या हैं? वी हैव सम इनफर्टाइल कपल्स। अब अगर उनकी बात करोगे, इनफर्टाइल कपल्स की अगर हम बात करें, अगर वो कपल्स इनफर्टाइल हैं तो क्या अब हम उनको लिविंग नहीं बोलेंगे? या हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, दैट मींस डायरेक्टली कहां से? अनफर्टिलाइज्ड एग से। अगर डायरेक्टली चीज अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टर्की है, ड्रोन्स आ गए, ठीक है, लिजार्ड्स आ गई स्पेशलाइज्ड, जिनमें हमें क्या दिखता है? पार्थिनोजेनेसिस दिखती है। दैट मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हमारे पास अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है क्या बन रहा है? इट विल फ्रेम द ऑर्गेनिज्म। तब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोले?
या फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल है म्यूल की, हाइनी की, या फिर हमने अंडर कैप्टिविटी जो है हम एग्स बना रहे हैं इंक्यूबेट करके, या फिर अगर मैं बात करूं हमारे पास कैप्टिविटी में हमने जेनेटिकली लाइगर, टाइगोन। तो ये सारी एग्जांपल्स जो हैं, बिकॉज दीज आर आल्सो लिविंग और क्रिएचर्स, बट हम इस वजह से जो है, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म को तो लिविंग है लेकिन इनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दीज एक्सेप्शंस, वन इज इनफर्टाइल कपल्स है हमारे पास, म्यूल फॉर्मेशन, हाइनी फॉर्मेशन, कैप्टिविटी में लाइगर फॉर्मेशन, टाइगन फॉर्मेशन, या फिर इंक्यूबेटिंग एग्स, बर्ड के एग्स बनना। तो वो सारी की सारी एग्जांपल शो करती है कि रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। तो अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, एक ग्रोथ और एक हमने डिस्कस की रिप्रोडक्शन। दोनों जो है हमने बोला वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है बिकॉज ऑफ देयर एक्सेप्शंस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहीं से हमने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की बात की, तो एनसीईआरटी बोलती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन अगर हम दोनों को साथ में लेकर बात करें, तो इफ इन केस हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तब इसको आप कैसे डिस्कस करोगे, और अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करोगे तब कैसे डिस्कस करोगे। अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स की, लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे अगर हम बात करते हैं एमीबा, जो बाइनरी फिशन शो करता है, एमीबा की अगर बात करोगे तो ये हमारा एमीबा आ गया, ठीक है। अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिजन होनी है, हमें मालूम है। बाइनरी फिजन मींस जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है टू इक्वल हाफ्स में जो है वो बढ़ जाता है, साइटोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, और दो हिस्सों में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इनटू देयर रिस्पेक्टिव डॉटर सेल्स। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमने अमीबा की एग्जांपल ली, अमीबा जो है वो शो कर रहा है क्या, हमारे पास बाइनरी फिजन। अब जिस टाइम ये बाइनरी फिजन शो कर रहा है, एट दैट टाइम ये ग्रो भी कर रहा है, इसका नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, इसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ जो है ये रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, बिकॉज यहीं से जो है इट विल फॉर्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो दो ऑर्गेनिज्म बन गए। तो हम बोल सकते हैं इफ इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। इंक्लूसिव इवेंट्स कौन से इवेंट्स हुए, प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं हम, वो इवेंट्स जो एट अ सर्टेन टाइम पर दोनों चीजें साथ साथ में हो रही है, तब जाकर हम उनको बोलते हैं इंक्लूसिव इवेंट्स। और अगर दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो रही तब हम उनको क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यहां पर हमारे पास एमीबा के केस में अगर हम देखें तो ग्रोथ भी कर रही है, सेल का साइज भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ में ये रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, growth and reproduction are mutually inclusive events। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिजम्स में दोनों चीजें जो है साइमल्टेनियसली जो है साथ साथ में होती है, अगर ग्रोथ भी हो रही है तो साथ साथ हमें ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलेगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हायर ऑर्गेनिजम्स की, हायर ऑर्गेनिजम्स के केस में दोनों जो है दे आर द एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मतलब कहने का कि दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ में एट अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ में नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस टाइम जाइगोट फॉर्मेशन होनी है, तो जाइगोट बना हमारे पास, जाइगोट बनने से पहले जो है, जाइगोट बनने से पहले जो है हमारे पास क्या होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, और इसके रिस्पेक्टिव जो है हमारे पास जो है मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा, ठीक है। मेल गैमेट भी होगा और फीमेल गैमेट भी होगा। दोनों गैमेट्स में क्या होगी, हमारे पास गैमेटोजेनेसिस होगी, ताकि वो जो है क्या बना सके, हैप्लॉइड गैमेट्स बना सके, और वही हैप्लॉइड गैमेट्स जो है वो फ्यूज करके क्या बना सके, दोबारा जाइगोट बना सके। तो इस टाइम पीरियड पे अगर हम देखें तो यहां पर रिप्रोडक्शन हो रही है, और रिप्रोडक्शन होते टाइम जो है वो क्या बन रहा है हमारे पास, जाइगोट। एक इंटरवल ऑफ टाइम पर एक इवेंट हो गया। अब इस जाइगोट में हमारे पास जो है फर्दर क्या होगा, इस जाइगोट में हमारे पास क्या होगा, क्लीवेज होंगी। क्लीवेज होगी तो हमारे पास 2, 4, 6, 8 इस तरीके के हमारे पास क्या बनेंगे, ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे।
और तब जाकर जो है डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन होगी, टिश्यू बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे, सिस्टम बनेगा और एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली बनेगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है रिप्रोडक्शन एक अलग टाइम पर हो रही है और सेल की डिवीजन जो है, जहां सेल डिफरेंशिएट करके जो है एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, वो एक अलग इवेंट टाइम पर हो रहा है। तो दोनों चीजें जो हैं अलग अलग टाइम पीरियड पे हो रही है, तभी जाकर हमने बोला इन केस ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स को देख लो, एंजियोस्पर्म्स को देख लो, तो वहां पर हमें रिप्रोडक्शन एक अलग टाइम पीरियड पे दिखेगी और ग्रोथ जो है वो एक अलग टाइम पीरियड पे दिखेगी। तो इसलिए हमने कहा इन हायर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव इवेंट्स, लेकिन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स। दोनों चीजें जो हैं वो साथ साथ में ही होंगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है। हम दोनों को जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है एक लिविंग का नहीं बोल सकते, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिकॉज ग्रोथ में हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रोथ शो कर रही हैं और रिप्रोडक्शन में हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं साथ ही साथ हमारे पास एक टेक्निक है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज आईवीएफ टेक्निक, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। अब इस केस की अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की, तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, हम यहाँ पर डिफरेंट टेक्निक्स हैं हमारे पास, हम जाइगोट फॉर्मेशन कर रहे हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस केस में जहां आप आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, अगर हम बात करें स्पर्म और ओवा की, आउटसाइड द बॉडी, दैट मींस लैब कंडीशंस में आप इन चीजों को कल्चर करवा रहे हो, तब आप इसको क्या कंसीडर करोगे, लिविंग या नॉन लिविंग? तो एनसीईआरटी बोलती है हमारे पास यहाँ पर कि जब भी कभी भी आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, आपने स्पर्म लिया, आपने ओवा लिया और उसकी फ्यूजन करवा कर जब जाइगोट बनाया और उसको ट्रांसफर करवा रहे हो, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? We call them as the living reactions। जब आप चीजों को क्या कर रहे हो, आउटसाइड द नेचुरल कंडीशन, इन द लैब कंडीशंस आप उन चीजों को ग्रो कर रहे हो, तो हम ना उनको लिविंग थिंग बोल रहे हैं ना नॉन लिविंग थिंग बोल रहे हैं, हम उन सबको कंसिडर कर रहे हैं इनटू अ कॉमन थिंग दैट इज कॉल्ड एज द लिविंग रिएक्शंस। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। फिर रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर रहे थे, तो रिप्रोडक्शन में इन जनरल अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मोड की, एसेक्सुअल में हमने एक बात की बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन में आप एग्जांपल याद रख सकते हो अमीबा की, साथ ही साथ जो है आप दूसरी एग्जांपल याद रख सकते हो इसी में, किसकी? पैरामीशियम की एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप एग्जांपल्स में जो है इसमें यूग्लिना की एग्जांपल याद रख सकते हो, ठीक। फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करोगे तो स्पाइरोगैरा जो है हमारे पास वो फ्रेगमेंटेशन शो करता है, ठीक है। हमारे पास एनिमल्स में अगर देखो, हमारे पास कुछ यीस्ट जो है वो शो करती है फ्रेगमेंटेशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यीस्ट जो है वो बडिंग शो करेगी, सीडोबड्स बनते हैं, ठीक है। या फिर बडिंग में हम एग्जांपल याद रख सकते हैं हाइड्रा और यीस्ट। एक एग्जांपल और यहाँ पे हमारी बुक में दी है, दैट इज द प्रोटोनीमा ऑफ मोसिस। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन इस टाइप की करते हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनाते हैं स्पोर्स, और उन स्पोर्स को मूव करने के लिए हमें चाहिए होता है वाटर उनकी मीडियम के लिए। फंगस में अगर देखोगे तो वहां पर भी स्पोर्स बनेंगे, लेकिन वहां पर उनको जो मीडियम चाहिए ताकि वो स्प्रेड कर सके यहाँ से स्पोर दूसरी जगह पर, तो उनको विंड चाहिए। लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स है हमारे पास, जो एक्वेटिक मीडियम सोर्स है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर एक मीडियम चाहिए ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके। तो दो बातें हमने यहाँ पर सीखी। नेक्स्ट हम सीखते हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी हमारे पास रिएक्शन है, सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, all the biochemical reactions that occurs inside our body,
जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उन सब को हम कंसीडर करते हैं इनटू द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म का अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखोगे तो नॉन लिविंग थिंग जो है वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते हैं, सिर्फ लिविंग जो है वो उनका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। इट आइदरली मे बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। रिएक्शंस में हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती हैं रिएक्शंस, जहां पर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो एग्रीगेट करके क्या बनाएंगे, लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। अगर डिस्ट्रक्टिव होगी देन क्या होगा, लार्जर मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो बनाएंगे क्या, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो आप, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो ब्रेक डाउन होंगे, और वो ब्रेक डाउन करके जो है वो क्या बनाएंगे, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दोनों टाइप की रिएक्शंस हो सकती है, इट मे बी कंस्ट्रक्टिव, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव। या तो क्या है हमारे पास, छोटे से सिंपल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट करेंगे और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, या तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बड़े मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब यहां से हम इसी बेसिस पर हम इसको क्या बोलेंगे, इट मे बी एनाबॉलिक रिएक्शन और इट मे बी कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, ये एनाबॉलिक भी हो सकती है या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें इसको, छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं जुड़कर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो एग्जाम्पल में हम याद रख सकते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आ गई, फोटोसिंथेसिस आ गई, और दूसरी तरफ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं हम, दैट इज द रेस्पिरेशन, इसके उल्टा, जहां पर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एक आ गया हमारे पास एनाबॉलिक रिएक्शन और एक आ गई हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर हमारे पास एक टाइप की और रिएक्शंस होती है जिनको हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शंस। एम्फी मतलब लगा जैसे हम एम्फीबियंस के लिए टर्म यूज करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पर भी हैं और वाटर पे भी हैं। सेम हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो कैसी हैं, एम्फीबॉलिक। अगर वो रिएक्शंस एम्फीबॉलिक हैं, दैट मीन्स दोनों होंगी, दोनों चीजें कंस्ट्रक्टिव भी होंगी और साथ साथ डिस्ट्रक्टिव भी होंगी। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव भी है और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन दोनों साथ साथ हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा इनटू द पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड जो है वो आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में जाएगा, एटीपी रिलीज करेगा, ईटीएस साइकिल ऑपरेट होगा, पूरा जाकर जो है हमारे पास एनर्जी लिबरेट करेगा। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर दोनों चीजें साथ में हो रही हैं, देन वी कॉल्ड इट एज द एम्फीबॉलिक रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म भी हो रहा है और साथ साथ डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म भी हो रहा है। और यही मेटाबॉलिज्म जो है हमने बोला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, लिविंग थिंग्स की। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते, और इसी के बेसिस पर हमारा बीएमआर रेट भी होता है। ठीक है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। तो इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन आपके पास बॉडी की रिएक्शंस कैसी हैं। अगर हम बात करें, हमने एनाबॉलिक बोला और कैटाबॉलिक बोला, मतलब हम बोल सकते हैं पॉजिटिव कब है और साथ साथ में नेगेटिव कब होगा बॉडी का रिएक्शन, वो कैसे होगा। अगर हमारे पास फर्स्ट केस अगर मैं बात करूं, अगर हमारे पास एक पर्सन के पास कैटाबॉलिक क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, बोला हमने डिस्ट्रक्टिव है, और ये कैसी है, कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, अगर किसी पर्सन का कंस्ट्रक्टिव रेट हाई है और डिस्ट्रक्टिव रेट थोड़ा क्या है, कम, तो मेटाबॉलिज्म क्या होगा उसका, पॉजिटिव। दूसरा केस, अगर उसका एनाबॉलिक रेट क्या है, कम है, और कैटाबॉलिक रेट क्या है, ज्यादा, तो उसका मेटाबॉलिज्म कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव रेट जो है वो क्या है, उसका ज्यादा है, एनाबॉलिक रेट जो है बॉडी के लिए कम है, तो वो पर्सन की हेल्थ जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर कैसा रोल है उसका, पॉजिटिव है। और दूसरी तरफ अगर दोनों चीजें जो हैं, या तो दोनों अनबैलेंस में है या तो दोनों बैलेंसिंग में है, तो एक बॉडी जो है एक परफेक्टली जो है उतने जितना खा रहे हो
उतना ही लग रहा है, ठीक है, मतलब जितना डाला उतना ही वसूल वापस, लेकिन वहां पर पॉजिटिव चीज जो है वो एडअप नहीं हो रही है, जितना खा रहे हो उतना ही वर्कआउट साथ साथ कर रहे हो, तो वो बैलेंस चल रही है सब चीजें। क्लियर? तो यहाँ पर हमने अभी तक सीखा 3 चीजों के बारे में, जिसमें से सिर्फ अभी तक हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आई है जिसको हम कह सकते हैं वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, और वो हमारे पास है क्या? मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द कॉन्शियसनेस एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। कब हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं कि वो डिफाइनिंग फीचर है, या कॉन्शियसनेस को बोल सकते हैं डिफाइनिंग फीचर है? क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो सिर्फ ह्यूमंस के ऊपर हैं? क्या कुछ ह्यूमन जो है अपने लिए सेल्फ अवेयर रहता है या नहीं? इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और साथ ही साथ हम सीखेंगे अबाउट द डाइवर्सिटी इन आवर वर्ल्ड। इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है, वर्ल्ड की डाइवर्सिटी कैसी है, और उन सबको पढ़ने के लिए हमें क्या कोई तौर तरीका अपनाना पड़ेगा ताकि हम उसको इजी वन में सीख सके, हम उसको किस तरीके से जो है ऑर्गेनाइज्ड करें और उन सब के बारे में लर्न कर सकें, यह हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।